हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि मैं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और आपने सारा कुछ पढ़ लिया सॉल्यूशन चैप्टर में, सिर्फ यही टॉपिक बचा हुआ था, क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम उससे पढ़ने से पहले ये जान लेना कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जानते हैं ना, सॉल्युबल होने की एबिलिटी, क्या? सॉल्युबल होने की एबिलिटी को ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी होता है गैस को थोड़ा जान लेते हैं, क्या? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in, ठीक है, in fixed amount of solvent to form saturated solution, saturated solution is called solubility, क्या? solubility। तो जैसा कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि solubility क्या है, the maximum amount of solute dissolved in, ठीक है, maximum amount of solute dissolved in fixed amount of solvent, या fixed या certain amount of solvent बोले, ठीक है। यानी किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और जब मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अब उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अरे नाम से ही तो क्लियर था सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबल होने की एबिलिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना सॉल्यूट सॉल्युबल हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, वही क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। तो हमें लगता है सारे बच्चों को सॉल्युबिलिटी क्या है इसका मीनिंग क्लियर हो गया है। अब हम बात क्या करने वाले हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बात करने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है, समझते हैं थोड़ा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। इसमें हमने क्या किया? गैस डिसॉल्व किया, ठीक है। इसके ऊपर आपने गैस रखा, तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे? लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जब आप लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये कब तक डिसॉल्व होगा? क्वेश्चन हमारा ये है ना कि लिक्विड में आप क्या कर रहे हो? गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, तो कब तक ये डिसॉल्व होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम एक्वायर ना हो जाए। जब किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे, तो गैस कब तक उसमें डिसॉल्व होता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम को एक्वायर ना कर ले। जैसे ही इक्विलिब्रियम को एक्वायर कर लेगा, उसके बाद फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इन सेंस ऑफ क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात यहां चल रही है,
ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की यहां बात चल रही है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखिए समझिएगा। गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में इंटर कर रहा है, ठीक है, इंटर कर रहा है, देखिएगा, ठीक है। और जो लिक्विड सॉल्यूशन बना, जब गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट में आ गया, तो गैस मॉलिक्यूल भी क्या आ गया, हो बन गया होगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा। जब सॉल्युबल हो गया तो लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, गैस फेज में जाना स्टार्ट करेगा, गैस फेज में जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब, ठीक है, रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटरिंग इन द सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या, इंटरिंग इन द सॉल्यूशन, इंटरिंग इन द सॉल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ, इक्वल टू क्या, रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिविंग सॉल्यूशन, लिविंग द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी क्या बोले, समझिएगा कि जिस समय मैंने क्या पूछा आपसे कि जो गैस है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब यहां ये तो सॉल्यूशन बन चुका है ना, ठीक है। जब गैस डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बन चुका है। हमने क्या बोला, द रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंटरिंग इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर कर रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा ना, देखिए समझिए, फोटो को देखिएगा बढ़िया से, ठीक है, ये फोटो को बढ़िया से देखिए आप, क्या दिखाई दे रहा है कि गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर कर रहा है। देखिए फोटो दिखाई दे रहा ना, गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर कर रहा है, और इंटर करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ गैस मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में इंटर गया वो फिर से क्या हो रहा है, गैस में जा रहा है। क्यों? अरे यार, जब सॉल्यूशन में आ गया गैस मॉलिक्यूल तो लिक्विड फेज में आ गया ना, और लिक्विड का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। जब गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया ना, गैस भी किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया ना, वो फिर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी गैस मॉलिक्यूल फिर से किस में जाएगा, ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से निकल के, ठीक है, किस में जाएगा, गैस, ऐसे बोले कि जो मेरा फिर गैस मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन को क्या करके लिब कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, देखिए जो गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसको और करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एट इक्विलिब्रियम पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इक्वल टू क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। जिस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या, जो गैस मॉलिक्यूल इंटर कर रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या, जो गैस मॉलिक्यूल निकल के किस में जा रहा है, ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो निकल के किस में जा रहा है, फिर से गैस में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाए, इवेपोरेशन, यानी इनकमिंग का रेट और आउटगोइंग का रेट बराबर हो जाए, उसी रेट, उसी वो इक्विलिब्रियम पे बराबर होगा, और तब तक डिसॉल्व होता रहेगा जब तक कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन ना हो जाए बराबर, तब तक ये गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में क्या होता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। जैसे रेट बराबर हो जाएगा, अब थोड़ा समझते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जब टाइम t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो 0 टाइम पे हम क्या देखते हैं, समझिएगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है,
देखिए मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं समझने के लिए आपको थोड़ा सा, कि जब हम टाइम t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे थे तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या था, मैक्सिमम था। सिर्फ गैस मॉलिक्यूल क्या आ रहे थे, लिक्विड में आ रहे थे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहे थे ना। जब जिस समय स्टार्ट हुआ होगा, जिस समय आप डिसोल्यूशन करना स्टार्ट किए होंगे, उस समय गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहे थे सिर्फ, यानी क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। अब देखो, और उस समय लेकिन क्या, जब टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या कोई ये जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो फिर से गैस में जा रहे होंगे क्या, नहीं ना जा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे तो जिस समय स्टार्ट किए होंगे उस समय तो गैस मॉलिक्यूल इंटर कर रहा होगा सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना रहा होगा। फिर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम के बाद क्या स्टार्ट हो रहा होगा कि कुछ जो गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर है वो लीव कर रहा होगा सरफेस से, सॉल्यूशन वाले सरफेस से लीव करके गैस में जा रहा होगा, ठीक है। और जिस समय जाने का रेट और आने का रेट बराबर हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट जब तक एक्वायर्ड नहीं होगा तब तक गैस डिसॉल्व होते रहेगा, ठीक है, को डाउट। अब देखो, और जब गैस डिसॉल्व हो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। जब इक्विलिब्रियम को एक्वायर कर लेगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। अब बोले सर सैचुरेटेड क्यों बन जाएगा, बोले सर सैचुरेटेड क्यों बन जाएगा, तो आप बताइए। टाइम t इक्वल टू 0 पे डिसोल्यूशन का रेट क्या था, मैक्सिमम था, और इवेपोरेशन का रेट क्या था, मिनिमम था। जैसे जैसे टाइम बीतेगा दोनों का रेट बराबर होना है, तो ये डिसोल्यूशन का रेट घटेगा, ठीक है, और इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आ जाएगा दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब रेट बराबर हो जाएगा तो जितना मॉलिक्यूल यहां देखिए, जितना गैस मॉलिक्यूल यहां से निकल के ऊपर जाएगा उतना ही गैस मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। यानी जितना ऊपर से नीचे गैस मॉलिक्यूल आएगा उतना नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बताओ, तो आने का रेट और जाने का रेट बराबर हो गया, तो अब बताओ क्या इससे ज्यादा ऊपर से आ सकता है गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में, अब क्या, क्योंकि आने का रेट और जाने का रेट क्या हो गया, बराबर हो गया, समझिएगा। जित 5 मॉलिक्यूल जब रेट बराबर हो गया तो 5 मॉलिक्यूल अधिक ऊपर से आएगा तो 5 मॉलिक्यूल नीचे से भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब सॉल्यूशन में गैस मॉलिक्यूल का अमाउंट चेंज नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम जब आ गया होगा तो ऊपर से आने का रेट और नीचे से जाने का रेट बराबर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में अब गैस मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या हो गया होगा, फिक्स्ड हो गया होगा, अब चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यानी जितना मैक्सिमम सॉल्युबल होना था वो हो चुका है, ठीक है, और क्या बन गया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। सब इतना में कोई डाउट क्लियर है। तो हमने क्या बताया, सॉल्युबिलिटी बता दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बता दिया कि कैसे हम लोग किसी गैस को लिक्विड में कैसे सॉल्युबल करते हैं, कब तक वो सॉल्युबल होते रहेगा, वे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि जब तक इक्विलिब्रियम को एक्वायर ना कर ले, ठीक है। चलो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो देखो क्या कि सर गैस प्लस लिक्विड मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन, ठीक है। इधर गया यानी गैस लिक्विड में गया और सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन में जो गैस मॉलिक्यूल थे, ठीक है, वो फिर से किस में आता है, गैस में आता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है, बताया था अभी, इक्विलिब्रियम एक्वायर होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। इसको आप जो आप वहां से फिगर से समझे उसको आप एक्सप्रेशन के टर्म में इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब हमारा मतलब क्या है समझना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बात करने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। तो इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। यानी यदि सॉल्यूट पोलर होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तब डिजॉल्व मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी हम कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा, देखिएगा, जैसे NH3, ठीक है, आप NH3 को आप वाटर में डिजॉल्व करा H2O में, ठीक है, NH3 को आपने वाटर में डिजॉल्व करा, आपने वाटर में NH3 को क्या करा, डिजॉल्व करा, ठीक है। ये क्या है बेटा, पोलर, अमोनिया गैस इज ए पोलर, ठीक है, और H2O भी क्या है, पोलर। यानी पोलर को, गैस भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों पोलर है, तो क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। यानी लाइक को लाइक में डिजॉल्व करेगा, पोलर को पोलर में डिजॉल्व करेगा, मोर सॉल्युबल होगा। पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, ये क्या है, ये पोलर गैस है ना, गैस यानी सॉल्यूट, और ये पोलर क्या है, सॉल्वेंट भी है, दोनों पोलर है। यानी पोलर को पोलर में डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। उसी तरह से यदि आप ध्यान दीजिए, अमोनिया को आप, गैस को यदि आप बेंजीन में, बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये क्या है, पोलर सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। क्यों, अभी तो बोले लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर को पोलर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए, मोर सॉल्युबल हुआ, ठीक है। यदि आप पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या, मतलब ध्यान रखिएगा, यदि सिमिलर, या बोलो सर नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो तब भी मोर सॉल्युबल होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, बात समझ में आ रही, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी क्या बोल रहे हैं, पोलर को पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में, ठीक है, डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, यानी हम कह, इसको अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं आप, द गैस विच इज आयोनाइज्ड इन पोलर सॉल्वेंट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। यह सिंपल सी भाषा तो आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर गैस मॉलिक्यूल होगा तो पोलर में सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व होगा, ठीक है, मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। यानी पोलर हमेशा पोलर में ज्यादा सॉल्युबल होता है, पोलर नॉन पोलर में कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। नॉन पोलर भी नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर को यदि पोलर में डिजॉल्व करेंगे तब कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। चलिए, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोल रहा था, पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर गैस विच इज आयोनाइज्ड इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। जो गैस है वो क्या हो जा रहा है, यदि पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, आयोनाइज हो रहा है तो वो गैस क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं ना, यानी क्या मीनिंग मैंने बोला, सिंपल सी बात, जैसे देखिए ना NH3 क्या है, ये पोलर है ना, पोलर है, ठीक है, और जैसे ही अमोनिया को वाटर में भेजेंगे, यानी अमोनिया जो है गैस है, ये वाटर में जाने के बाद क्या हो जा रहा है, आयोनाइज हो जाता है, फट से आयोनाइज हो जाएगा, क्या बना लेगा, NH4+ और OH-, ठीक है, अमोनिया माइन बना लेगा ना, आयोनाइज हो जाएगा।
यानी आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल, इसको इसी तरह से भी समझ सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए, उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, नॉन पोलर के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए ये सिंपल सी तो भाषा हम बताया कि पोलर हमेशा पोलर में लाइक ज्यादा डिजॉल्व होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये फंडा याद रखना। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी दोनों चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, इजिली कहने का मेरा मतलब है, चौक ले लेता हूं, क्या इजिली लिक्विफाई गैस। ठीक है, इजिली लिक्विफाई गैस। ठीक है, या इजिली लिक्विफाई गैस, लिक्विफाई गैस, इजिली लिक्विफाइंग गैस is more soluble in water, यानी जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए। क्या लिखा, इजिली लिक्विफाइंग गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में आप मान लिया बहुत सारे गैस को डिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा कि किसका लिक्विफाइंग का रेट ज्यादा है, यानी कौन आसानी से लिक्विफाई कर रहा है। तो जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई कर जाएगा, ठीक है, उसकी ठीक है, वो वाटर में क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एज फॉर एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी, अब लिक्विफिकेशन आप जानते हैं। ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं ना किसकी ज्यादा होगी, जो इजिली लिक्विफाई हो, यानी लिक्विफिकेशन इजिली हो, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन। ठीक है, यानी जिसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो। अब मैंने बताया था आपको ना कि लिक्विफिकेशन किसका आसानी से होता है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो। अरे यार, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा देंगे, देखिए गैस को लिक्विफाई करना है, देखिए गैस को लिक्विड में बदलना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा ना, आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। और जब आसानी से लिक्विफाई होगा, इसका मतलब वो गैस क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वाटर में ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी हमने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन। ठीक है, यानी जिस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और लिक्विफिकेशन आसानी से कब होगा, जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एक बात और बताता हूं। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब आपको मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहा था, वान डर वाल इक्वेशन पढ़ा रहा था, तो एक बात और बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज्यादा होगा, जिसमें वान डर वाल कांस्टेंट ए का मान ज्यादा हो। जिस गैस के लिए वान डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना जल्दी लिक्विफिकेशन होगा गैस का। ठीक है, और जितना इजीली लिक्विफिकेशन होगा उतने उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वाटर में ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा ये भी बताया था ना क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यानी उतना आसानी से वो लिक्विफाई होता है। ठीक है, ये भी बताया था, याद करो। अरे क्रिटिकल टेम्परेचर पर फॉर्मूला बताया ना, TC इक्वल टू 8A/27 RB, याद होगा। यानी जिस गैस का ए ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसानी से लिक्विफाई होगा, क्योंकि ए क्या रिप्रेजेंट करता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद करिए। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना आसानी से गैस लिक्विफाई होगा। ठीक है, मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट था। अब सुनिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूं, देखिएगा। ठीक है, अच्छा यदि आपको तो सब तो ए की वैल्यू या टीसी की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं करेगा, चुपचाप आपसे बोलेगा
गैस का 4-5 गैस का नाम दे देगा और बोलेगा कि कौन सा गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो आपको क्या देखना होगा, ठीक है, कि कौन आसानी से लिक्विफाई हो रहा है, और जो आसानी से लिक्विफाई तभी होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब ए ज्यादा, या बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा यहां पे बात बता रहे हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आप एक चीज पढ़े होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आप पढ़े होंगे कि बेटा H बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, मतलब यदि H बॉन्डिंग होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, अरे फोर्स H बॉन्डिंग का मतलब बॉन्डिंग भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी जिस मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग हो रहा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या बताया था, याद है कुछ, बताओ, जिस गैस में जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा, यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बताओ, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान करिए, क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जैसे हम बात करें CO2, ठीक है, O2, N2, इसमें हम पूछे आपसे, ठीक है, कि कौन सा गैस आसानी से सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछे आपसे, क्या पूछ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो सवाल देख के कैसे समझोगे, देखो क्या इसमें कोई, हमें देखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो गैस आसानी से लिक्विफाई होगा, और जब आसानी से लिक्विफाई होगा इसका मतलब वो गैस, देखिए जब गैस ये लिक्विड है ना, इसके ऊपर जो गैस है यदि आसानी से लिक्विफाई हो रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, आसानी से कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्युबल वाटर में जाके आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इजीली सॉल्युबल होगा, ठीक है। जब गैस आसानी से कंप्रेस हो रहा है, इजीली कंप्रेसेबल है, यानी इजीली से लिक्विफाई हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जल्दी से जाकर वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां देखना ना, क्या यहां H बॉन्डिंग लग रहा है, H बॉन्डिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बताओ कोई पोलर है क्या, सब तो नॉन पोलर है बेटा, CO2 भी ओवरऑल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, डाइपोल में पढ़े हो, अरे देखो ना, ये वेक्टर कैंसिल, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, तो अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है ना किसी में पोलैरिटी है, तो क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका, CO2 का, ठीक है। बात समझ में आई, समझ में आया सबको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने के लिए 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, H बॉन्डिंग, पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा, ध्यान करिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिया क्या, NH3, ठीक है, CO2, O2, N2, H2, ये हमने लिया, ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। देखिए ये सारी क्या है, नॉन पोलर है, ये बेटा क्या है, पोलर है ना, ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है सब, ये क्या है, पोलर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं इसमें, ठीक है, चलो इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं ना, एक और लिख लेते हैं, एक चीज और जोड़ लेते हैं, NH3 HCl, ये दोनों पोलर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H बॉन्डिंग, देखिए ये भी पोलर है, ये दोनों पोलर है, और ये सारा क्या नॉन पोलर है। तो आपको पता है ना कि पोलर वाले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बताया ना,
इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आसानी से लिक्विफाई होगा, जब आसानी से लिक्विफाई होगा इसका मतलब वो गैस आसानी से लिक्विड में जाकर डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप क्या बोलेंगे बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे पहले किसको लिखेंगे, पोलर वाले की, पोलर वाले में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, अभी तो बताया कि पोलैरिटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पोलर और नॉन पोलर में किसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज्यादा, पोलर वाले का ज्यादा। ठीक है, तो पहले अब ये दोनों पोलर है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, एच बॉन्डिंग, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले लेना है कि जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी में प्रेफर करना हो तो एच बॉन्डिंग को प्रेफर करेंगे हम। ठीक है, दोनों में दोनों पोलर है, बट इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका, NH3 का, उससे कम HCl, पोलर वाला हो गया। अब नॉन पोलर में अभी तो पढ़े थे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका, CO2, फिर O2, N2, H2। बोलो कोई डाउट है, यानी सबसे पहले क्या देखिए, पोलर और नॉन पोलर जस्टिफाई कर लीजिए आप। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर में नॉन पोलर में चुपचाप मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा। ठीक है, अच्छा, और पोलर दोनों पोलर आ जाए तो फिर क्या देखेगा, एच बॉन्डिंग। बोलो सर दोनों में एच बॉन्डिंग आ जाता तो किसमें ज्यादा एच बॉन्डिंग लग रहा है, यदि दोनों में एच बॉन्डिंग आने लगे तो देखना किसमें ज्यादा एच बॉन्डिंग लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तीसरा दो फैक्टर तो बता दिया। ठीक है, नेचर ऑफ गैस भी बता दिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी बता दिए, 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। देखिए ना, अब आप सोचिए ये लिक्विड था, ये गैस था। ठीक है, ये गैस था, ये वाटर में जाकर सॉल्युबल हो रहा था। ठीक है, अब बताओ यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान देना, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल तो निकलने लगेगा बाहर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे यदि आप तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये जो भी डिजोल्व हुआ था गैस, वो सारा का सारा क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज। ठीक है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या डिक्रीजेज। जब आप टेम्परेचर यानी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर, यानी जितना हाइट, यानी हम कहेंगे क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऐसे लिखता हूं मैं, चलो लिख देता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, रीजन ड्यू टू एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, एस्केप करने लगेगा। ठीक है, बिकॉज क्यों, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज यानी गैस मॉलिक्यूल जो भी सॉल्युबल हुआ तो वो बाहर निकलने लगेगा, एस्केप करने लगेगा। और जब एस्केप करने लगेगा तो क्या होगा, जब बाहर निकल जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अरे सॉल्युबल तभी होगा ना जब अंदर है, वो बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब चौथा जो फैक्टर देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, देखो इसको एक तरह से और समझ सकते हो। देखो इस टेम्परेचर का इफेक्ट को आप मैं देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, गैस था, लिक्विड था, सॉल्यूशन बनाया, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया। अब बताओ, ठीक है, जब गैस लिक्विड में आ रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, जब गैस से लिक्विड में आ रहे हो आप, यानी देखिए ना गैस ये, अरे भाई ये गैस, ये जो गोल दिखा रहे हैं ना वो गैस मॉलिक्यूल का लिक्विड फेज है। ठीक है,
यही गैस मॉलिक्यूल यहाँ आगे क्या फेज में बदल गया, लिक्विड फेज में बदल गया। ठीक है, ये जो गोल दिखा रहा है इसका मतलब ये समझिएगा मत ये गैस है, ये है तो लिक्विड। ठीक है, लेकिन फिर से जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो फिर से वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है कि जब आप लिक्विड से अब गैस में आ रहे हो तब ना सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो जब लिक्विड से गैस में आ रहे हो तो फोर्स ऑफ रिडक्शन आपका क्या हो, सॉरी जब गैस, उल्टा बोल रहा हूं, जब लिक्विड से गैस, सॉरी गैस से लिक्विड में आ रहे हो, गैस से लिक्विड में आ रहे हो, गैस से आप लिक्विड में आ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। यानी हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी मेरा क्या होगा, रिलीज होगा। यानी व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड देन प्रोसेस इज क्या, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। और आप ली चैटल प्रिंसिपल पढ़े हो ना, क्या ये प्रोसेस तो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, और ली चैटल प्रिंसिपल में पढ़े हो ना, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ध्यान रखना, जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि गैस से लिक्विड में बदलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब आपने ली चैटल प्रिंसिपल पढ़ा है ना, क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सपोज करो, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। पता है ना आपको कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। बताया हूं, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैं बताया था, ठीक है, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ये सारा कुछ इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं। ठीक है, और जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, इसका मतलब क्या, जो सॉल्यूशन में गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ हुआ वो भी अब किधर आने लगेगा, गैस में आने लगेगा। जो भी मॉलिक्यूल यहां गैस का होगा जो डिसॉल्व हुआ होगा वो भी अब किस में बनने लगेगा, गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्शन अब किधर आ गया, बैकवर्ड आ गया ना। और जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन में जो भी सॉल्युबल हुआ हो गैस मॉलिक्यूल वो फिर से किस में आने लगेगा, गैस में आने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी क्या, डिक्रीजेज बिकॉज द रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ओ इक्वेशन से बताया था, log K2 by K1 याद करो, वन ऑफ इक्वेशन log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2 बताया था आपको फार्मूला। ठीक है, उसी से ये प्रूफ करके ऑलरेडी लाया था मैंने, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात बढ़ाने जा रहे हैं वो है, यानी हम कहेंगे क्या कि ऑन रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया ना। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन में गैस मॉलिक्यूल आए हुए वो भी बाहर निकलने लगे। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड में आया ना। ठीक है, अब तीसरा है, चौथा है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा फोटो को। ये क्या है, लिक्विड था, ये बेटा गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड में डिसॉल्व हो चुके हैं। मान लें किसी P1 प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, P1 प्रेशर पे बात कर रहे हैं। अब हम क्या किए, इंक्रीज प्रेशर, इन प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर को हम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, यानी पिस्टन को नीचे दबा रहे हो। देखो पिस्टन को थोड़ा नीचे कर दिया, तो अब क्या होगा,
जब प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन नीचे आएगा तो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, और जितना ज्यादा कॉम्प्रेस होगा मतलब उतना ज्यादा गैस लिक्विफाई होगा, और लिक्विफाई होगे मतलब गैस कॉम्प्रेस होगा, इसका मतलब गैस लिक्विफाई होगा, मतलब कहां जाएगा वो गैस, सॉल्वेंट में उतना ज्यादा जाके सॉल्युबल होगा। यानी आप यदि प्रेशर बढ़ा दोगे, मान लिया प्रेशर P2 लगाया, क्या लगाया P2, और पता है कि P2 बड़ा है P1 से, ठीक है, तो आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस कॉम्प्रेस होगा, लिक्विफाई होगा, और और जितना आसानी से गैस लिक्विफाई होगा, देखिए आप क्या करें, प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा होगा ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए कि पहले मान कम सॉल्युबल था, अब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। देखिए अब थोड़ा मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया आपने, ठीक है। यानी प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले तो, और अच्छा से बोले तो बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। यानी गैस का जितना ज्यादा प्रेशर हाई करेंगे आप, ठीक है, उतना ज्यादा वो गैस क्या होगा, लिक्विड में जाके सॉल्युबल होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसी को हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। कौन बताया था, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करा था। क्या बताया था कि बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, इन ए लिक्विड, मैं लिख दे रहा हूं, हेनरी लॉ यही बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करा था, ठीक है। क्या बोला था हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखते ना, हेनरीज लॉ क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas, directly proportional to partial pressure of gas, ठीक है, ओवर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा गैस का प्रेशर हाई होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा हाई प्रेशर आप लगाएंगे मतलब उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ना एस, ठीक है, समझ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जोड़ लीजिएगा, ये जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऐसे करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, शुरू में जोड़ देते हैं, एट क्या कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जोड़ लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, यानी जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे आप गैस का, ठीक है, यानी जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगा उस लिक्विड, उस गैस का लिक्विड में बढ़ेगा, ठीक है। यानी हाई प्रेशर जितना ज्यादा गैस का होगा उस गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी, पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, अब पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बट नाउ डेज आजकल जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो नाउ आज वो सॉल्युबिलिटी वो हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी नाउ आजकल हेनरी लॉ को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये मैं बता देता हूं पहले, देखिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आजकल जो नाउ डेज जो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है वो कुछ इस, ये भी हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि ये हेनरी, लेकिन सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस टर्म में
डिफरेंट डिफरेंट टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को आप जो आजकल के स्टेटमेंट है किताबों में मिलेगा हेनरी लॉ का, वो इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को आप इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। वो दोनों बताएंगे, लेकिन जो आजकल मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो हेनरी लॉ हो वो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है और करके दूसरा स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, यही बार बार किताबों में लिखा मिलेगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है, एबव द लिक्विड सॉल्यूशन, एबव द लिक्विड सॉल्यूशन is directly proportional to, is directly proportional to mole fraction, directly proportional to mole fraction of gas in लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ये सारा काम तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, समझिएगा क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एबव द लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस का अपना प्रेशर है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अरे लिक्विड सॉल्यूशन था ना यहां, जिसमें आप क्या कर रहे हो, गैस डिजॉल्व कर रहे हो, यही सॉल्यूशन है ना आपका, इसके ऊपर गैस रखा था ना, इस गैस का कुछ अपना प्रेशर होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या बोला कि जितना ज्यादा इस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, वही तो लिखा हूं। एट प्रेशर ज्यादा होगा तो अभी तो बताएं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो वही तो बताएं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर रखोगे उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन तुम्हें लिक्विड में मिलेगा, यानी उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में बढ़ना का मतलब क्या, गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में बढ़ना का मतलब क्या, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ना, गैस यहां गैस ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गैस का मोल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में गैस का मोल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन X, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का जरूर मोल फ्रैक्शन है, लेकिन किसमें है, जो लिक्विड में डिजॉल्व हो चुका है, इन लिक्विड या इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलिए, ठीक है। गैस का वो मोल फ्रैक्शन नहीं लेना है जो गैस में, गैस का वो मोल फ्रैक्शन लेना जो लिक्विड में है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, इन लिक्विड, यानी जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर आप रखोगे उतना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगा, और ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगा यानी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। अब यहां देखिए, समझिएगा थोड़ा, अब हम यहां लिख क्या रहे समझिए, P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू X, ठीक है। KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं KH कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड क्या, हम लोग इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन क्या कहलाता है इसको, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हेनरीज साइंटिस्ट था, वो अपने नाम पे कांस्टेंट दे दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। को डाउट तो बोलो, इतना में किसी को डाउट है तो पूछो, इतना में किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना,